मैं ये बोल रहा था कि हम लोग क्या करते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रहा हूँ इंटीग्रेशन के बाद, एक तो है पेमेंट गेटवे, कि पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं मैं वो बताऊंगा, है ना। एक तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, और दूसरा मैं आपको लोग को बताना चाहता हूँ कि हम्म, ये फायरबेस कैसे काम करता है, फायरबेस पे कैसे काम होगा, हम फायरबेस पे डेटा कैसे स्टोर करेंगे, एंड सबसे लास्ट में मैं आपको एपीआई बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 मेजर टास्क हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ मैं फायरबेस से, क्योंकि फायरबेस आज की डेट में यूज़ भी होता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसको यूज़ कर रही है फायरबेस को। ये ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहा है, आपका आईओएस भी फायरबेस यूज़ करता है। तो हम लोग फायरबेस पे अब चलते हैं। एंड याद रखिएगा, फायरबेस बेसिकली क्या है, एक सर्वर है, मतलब एक तरह का सर्वर ही है ओवरऑल। ठीक है, अब रियल सर्वर का मतलब क्या होता है, हमारा खुद का सर्वर, हमारा खुद का सर्वर इन द सेंस हमारी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे कुछ स्पेस है, एंड हम उस स्पेस में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। और वो हमारा है, ठीक है, उसमें कोई और उसको देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, ऐसा मतलब एक सेफ है, राइट। तो गूगल ने क्या किया, गूगल, ये फायरबेस किसका है, गूगल का है। तो गूगल ने क्या किया, उसने भी अपना एक सर्वर बनाया है और हम लोगों को दिया है कि भाई ये सर्वर है, आप इस पे भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, जो भी स्टोर करना हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेशन होती है सभी चीज़ों की, है ना। तो फायरबेस की एक लिमिटेशन है ना, कि आपको ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड डेटा स्टोर करने देगा। तो कुछ टाइम तक वो क्या करेगा, आपको डेटा स्टोर करने देगा। जब उसका जो वो है आपका स्टोरेज है, आपको जितना, मान लो 1 GB का आपको स्टोरेज दिया, फुल हो गया, राइट, उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब परचेज करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बोलती हैं कि भाई आप फायरबेस पे डेटा स्टोर कर दो, राइट। तो इसलिए डेटाबेस, फायरबेस बहुत ज़रूरी है पढ़ना, है ना। लेकिन मोस्टली जो कंपनीज होती हैं अपनी ही सर्वर पे डेटा स्टोर कराती है, राइट। तो इसके लिए आपको एपीआई आना चाहिए। तो मतलब एक तरह से कहना चाहिए, अगर कोई बंदा को बैकएंड का नॉलेज नहीं है, मतलब बैकएंड से वो घबराता है, डेटाबेस पढ़ने से वो घबराता है, डेटाबेस का नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फायरबेस। और जिसको डेटाबेस का नॉलेज है, बैकएंड का थोड़ा सा नॉलेज है, वो क्या किस पे चला जाता है, एपीआई करता है, वो एपीआई पे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना बैक एंड डेवलपर एंड फ्रंट एंड डेवलपर। तो अभी तक हमने जो काम किया है, हम वो फ्रंट एंड डेवलपर हैं ओनली, हमने फ्रंट एंड पे काम किया है, हमने बैक एंड पे काम नहीं किया है, राइट। अब बैक एंड पे काम करना मतलब एपीआई पे काम करना, एपीआई बनाना, इसको बोलते हैं हम बैक एंड डेवलपर। तो बैक एंड डेवलपर मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया और आप बैक एंड डेवलपर बन गए, इम्पॉसिबल। क्योंकि बैक एंड डेवलपर्स के लिए बहुत तगड़ा नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, डेटाबेस का। डेटाबेस की सारी क्वेरीज, बहुत तगड़ा नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए आपको, तब जाके आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक फुल स्टैक डेवलपर कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, जिससे आपको बैकएंड पे भी काम आ जाए थोड़ा सा, और फ्रंट एंड पे भी काम आ जाए, तो आप एक प्रोजेक्ट हैंडल कर सको खुद से। लेकिन उस डीप में उस उतना ज्यादा आप नहीं घुस पाओगे, क्यों, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है ना बैकएंड का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे डेटाबेस की क्वेरीज पढ़नी पड़ेगी, एसक्यूएल माईएसक्यूएल की क्वेरीज पढ़नी पड़ेगी, माईएसक्यूएल कैसे काम करता है, एसक्यूएल कैसे काम करता है, एसक्यूलाइट कैसे काम करता है, पीएचपी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जावा के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को फायरबेस दूर करता है। मतलब फायरबेस बोलता है आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है यार, आपको कोई मतलब नहीं है, आप बैकएंड की चीजें छोड़ दो, आप बैकएंड में कोडिंग मत करो, फायरबेस यूज कर लो, सारा काम जो आपका बैकएंड करता है, जो आपका बैकएंड डेवलपर करेगा, वो फायरबेस करके दे देगा आपको। मतलब आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहो आप फायरबेस पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जिस कंपनी में प्लेस्ड हो सकता है आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हो और उसने बोला कि मेरे सर्वर पे डेटा डालो, फिर क्या कर लोगे, उसने बोला नहीं फायरबेस पे नहीं डालना है, फिर आपको एपीआई बनाना पड़ेगा, राइट।
तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझाऊँ, है ना, कि किस तरह से ये काम होता है। बट हाँ, ये भी मैं बोल दूँ, चैंपियन नहीं बन पाओगे, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए आपको बहुत तगड़ी नॉलेज होना चाहिए डेटाबेस का ओवरऑल, ठीक है? तो इसीलिए मेरा जो अब जो स्टार्ट होगा वो मैं सबसे पहले फायरबेस पढ़ाऊँगा। फायरबेस में जैसे फायरबेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनालिटिक्स लगाना, कैसे एनालिटिक्स लगाते हैं, कैसे क्रैश रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है? फिर आपका ओटीपी ओटीपी वाला, जो हम ओटीपी सेंड करते हैं, तो आपको फेसबुक आपको जो ये फायरबेस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता। कितने ओटीपी तक? करीबन 10,000 ओटीपी या ऐसे ही कुछ है, 10,000 या 1 लाख ऐसे कुछ है उसका कोटा, कि इतने तक आपको चार्ज नहीं लेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओटीपी सेंड करेगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर आपसे चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे के सर्वर से करते हो, तो दूसरे का सर्वर पे फिर आपको क्या करना पड़ता है, एपीआई बनाना पड़ता है, मतलब मैसेज मैसेज इंटीग्रेशन करना पड़ता है, राइट? तो वो सारी चीज़ें फिर अलग हो जाती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे भी हैं फायरबेस के, है ना? तो इसीलिए फायरबेस। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया फायरबेस क्या होता है। एक स्टोरेज है, एक सर्वर पे स्टोर करता है सारा डेटा, मतलब गूगल पे स्टोर करता है सारा डेटा, गूगल के सर्वर पे डेटा स्टोर करता है। तो हम यही सीखने वाले हैं कि हम गूगल के सर्वर पे डेटा कैसे स्टोर करें, कैसे उसको रिट्रीव करें, और और फायरबेस के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, क्रैश रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, राइट? हम कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं कैसे पता करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको फायरबेस प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे वन बाय वन, ठीक है? तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फायरबेस, तो मैं ये इसमें तो काम नहीं करूँगा, ये मैं क्लोज कर देता हूँ, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कि थोड़ा सा अच्छा बने, एंड न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हो गया मेरा माय फायर, क्या कर रहा हूँ मैं, माय फायर बेस डेमो, डेमो है ना, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मेरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना होगा फायरबेस से, इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना होगा फायरबेस से, है ना? तो प्रोजेक्ट को हम कैसे कनेक्ट करते हैं फायरबेस से? तो इसके अंदर ना एक असिस्टेंट होता है, यहाँ पे होगा कहीं साइड में कहीं, एंड टूल्स में जाओ, ये टूल्स होता है, टूल्स में गए, टूल्स में गए, ये देखो फायरबेस लिखा हुआ है, फायरबेस, आप इस पर क्लिक कर दो, फायरबेस जैसे क्लिक करोगे, अब अब या तो यहाँ पे आप लॉगिन करके रखो किसी से, मैंने ऑलरेडी किसी एक वेबसाइट से लॉगिन करके रखा हुआ है अपने फेसबुक, अपने इस एंड्रॉयड स्टूडियो को, मतलब एक लॉगिन करके रखा हुआ है। ये मांगेगा आपसे लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो आप ईमेल से किसी से भी लॉगिन कर लेना पहले से ही, है ना? यहाँ पे जाके ऐड अकाउंट या साइन आउट, मतलब जिससे जो भी ईमेल आईडी से आप कनेक्ट करना चाहते हो आप कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे इस ईमेल आईडी से कनेक्ट किया, saksham-careerinstitute@gmail.com, एंड मैं इससे लिंकअप करूँगा। तो लिंकअप क्या क्या करना है, देखो कितने सारे ऑप्शन हैं आपके फायरबेस के। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या क्या है ये। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स देखो क्या बोल रहा है, मेजर यूजर एक्टिविटी एंड एंगेजमेंट विथ फ्री, है ना, मतलब कितने यूजर्स आपके ऐप को यूज कर रहे हैं, राइट? उनकी एक्टिविटी क्या है, कौन सा यूजर किस स्क्रीन पे
ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, राइट। ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स से पता चलती है, तो हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ऑथेंटिकेशन, जैसे अभी आपने पढ़ा फेसबुक ऑथेंटिकेशन और गूगल ऑथेंटिकेशन, तो आपने डायरेक्ट किया बिना फायर बेस के थ्रू। हम फायर बेस के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। सेम काम जो आपने अभी किया था वही काम हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। फायदे को यहाँ लिखा हुआ है ना, गूगल साइन इन और फेसबुक साइन इन और अदर लॉग इन प्रोवाइडर्स, इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं कि भाई वैलिड यूजर है या नहीं है, तो कैसे हम सोशल नेटवर्किंग से, सोशल साइट से हम उसको वैलिडेशन कर सकते हैं। रियल डेटाबेस, आप डेटा स्टोर कर रहे हो सर्वर पे रियल टाइम, वो भी जैसे चैट एप्लीकेशंस होता है व्हाट्सएप, हम मैसेज करते हैं हाय, तो आपके पास तुरंत पहुंच जाता है एंड आप रिप्लाई देते हो तुरंत मेरे पास आ जाता है। इसको रियल टाइम डेटाबेस बोलते हैं, इसको रियल टाइम बोलते हैं कि तुरंत हमने सेंड किया और वहां रिसीव हुआ, आपने भेजा मुझे रिसीव हुआ। तो हम ये भी काम कर सकते हैं। तो याद रखना बहुत सारी चैट एप्लीकेशंस भी फायरबेस से बनाया जाता है, राइट। स्टोरेज, बेसिकली जो स्टोरेज है ये बेसिकली यूज किया जाता है इमेजेस स्टोर करने के लिए। देखो यहाँ पे स्टोर एंड रिट्रीव लार्ज फाइल लाइक इमेज ऑडियो एंड वीडियो विदाउट राइटिंग सर्वर साइड कोड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ने बोला है कि आपको सर्वर साइड कोड लिखने की नीड नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी में लोगों का दिमाग खराब होता है सबसे ज्यादा। अगर बैकएंड डेवलपर है, अगर बैकएंड नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बैकएंड का नॉलेज नहीं है ना तो फिर इस कोड को आप लिख नहीं सकते, राइट। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना इसके काम कर सकते हो। क्रैश एनालिटिक्स फिर पढ़ेंगे हम। तो क्रैश एनालिटिक्स क्या होता है यार, मान लो कि आपने, आपके मोबाइल में तो बहुत अच्छा ऐप चल रहा है आपने जो बनाया, लेकिन किसी दूसरे के मोबाइल में वो क्या कर रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, कहीं क्रैश कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, मान लो 1 लाख यूजर है आपके, अब 1 लाख यूजर में किसके मोबाइल में कौन सी एक्टिविटी, कौन सी स्क्रीन क्रैश कर रही है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये क्रैश एनालिटिक्स होता है, ये लगाने से हमें पता चल जाता है कि भाई इस मोबाइल में, इस मोबाइल के इस डिवाइस में, इस एक्टिविटी में, इस लाइन में एरर है। तो हम फिर सॉल्व करते हैं और उस सॉल्व को, उस बग को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज, मतलब बहुत सारी चीजें। एडमॉब, अगर आप ऐड वगैरह देना चाहते हो अपने ऐप में, ऐड वगैरह ऐड करना चाहते हो, जैसे देखे होगे ना आप बहुत सारे एप्लीकेशंस में ऐड चलते हैं, राइट। तो हम यहाँ से एडमॉब के थ्रू ऐड भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर। मशीन लर्निंग, एमएल किट, मशीन लर्निंग से रिलेटेड भी काम, टास्क हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे हैं ऐसे टॉपिक, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा रियल टाइम डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, एनालिटिक्स और क्रैश ये क्रैश रिपोर्ट जनरेट करने का, ठीक है। और स्टोरेज, इमेज वगैरह स्टोर करना हो तो कैसे। तो हम इन पे फोकस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं ये ऑथेंटिकेशन पे काम नहीं करूँगा क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है गूगल से और फेसबुक से। अगर आपको इसके थ्रू करना है, बिल्कुल सेम है, कोड सारा सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, याद रखना कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस करते ये करते जाओ, होता जाएगा अपने ऑटोमेटिक। तो आपको कुछ भी उसमें समझाने की नीड नहीं है मुझे। रियल टाइम डेटाबेस पे मैं फोकस करता हूँ। मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, मतलब अपने ऐप से सर्वर पे डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया, उसने पहले बोला कि भाई कनेक्ट करो आप फायरबेस से अपने ऐप को, ठीक है। तो मैंने कनेक्ट टू फायरबेस, जैसे कनेक्ट टू फायरबेस किया, तो अब ये कौन सा लॉगिन ऑलरेडी मेरा, ये है सक्षम करियर इंस्टीट्यूट का लॉगिन है, बिल्कुल सही है। एंड मैं काम करता हूँ यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट ऐड मैंने जैसे ही ओपन किया, देखो यहाँ पे मेरा कौन सा ईमेल आईडी ओपन है, सक्षम करियर इंस्टीट्यूट का, जो मैंने वहां से लॉगिन किया था उसका, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा ये भी याद रखना, ज्यादा प्रोजेक्ट क्रिएट मत करना, इसकी भी लिमिटेशन होती है ना, नहीं तो फिर वो तुमसे चार्जेस मांगेगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितना कम यूज कर सको उतना। मेरा तो पता नहीं मैंने कितने जीमेल अकाउंट बना चुका हूँ अभी तक इन सब चीजों के चक्कर में। ऐड प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माय फायरबेस डेमो, ठीक है। एंड कंटिन्यू। सेकेंड स्टेप इज इनेबल, इनेबल्ड है गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, इनेबल्ड कर दिया मैंने। कंटिन्यू। एंड एनालिटिक्स कॉन्फ़िगरेशन यूनाइटेड स्टेट, लोकेशन इज नॉट अ यूनाइटेड स्टेट, इट्स कहाँ आता है, पर ही आएगा ना। इंडिया। एक मिनट जरा चार्ज में लगा लूँ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये एक्सेप्ट एंड क्रिएट प्रोजेक्ट, राइट। इसमें कुछ मिसमैच तो नहीं है, नहीं, ठीक। क्रिएट प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ माय फायरबेस डेमो के नाम से। योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू करते हैं। तो मे बी मेरा ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि फायरबेस को आप अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करो, मतलब अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे कनेक्ट करो, कनेक्ट। एंड चेक करता हूँ मैं कि उसने कनेक्ट किया या नहीं किया। सी कनेक्टेड, राइट। मतलब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने पहला जो फायरबेस से अपने इस एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर लिया है। एंड अब क्या बोल रहा है सेकंड स्टेप, ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, मतलब लाइब्रेरी, रियल टाइम डेटाबेस की लाइब्रेरी ऐड करो। तो ये ऑटोमेटिक कर देगा, ये देखो ये सारी चीज़ देखो कितना, ये सारी लाइब्रेरीज है, जो जो यूज़ है होगा वो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। एक्सेप्ट चेंजेस कर दो, यस, ये अपने आप डाउनलोड कर रहा है और मेरे ही ऐप में वो ऐड ऑन कर देगा ये सारी चीज़ें। हो गया सक्सेस, राइट। तो ये भी स्टेप कंप्लीट। एंड थर्ड अब बोल रहा है भाई आपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को ऑलरेडी डिपेंडेंसीज ऐड कर ली है, अब आपको कोड करना है। क्या काय का कोड करना है, अब देखो ये सिंपल कोड भी लिख के दिया हुआ है कि भाई अगर आपको चेक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये कोड है कुछ, मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कोड को कॉपी किया नॉर्मली एंड मैं अपने इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। ये फायरबेस डेटाबेस एक क्लास होती है, फायरबेस डेटाबेस मेरी एक क्लास है। एंड डेटाबेस रेफरेंस, ये दो क्लासेस हैं, एक हमेशा याद रखना, एक है फायरबेस डेटाबेस और एक है डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है। डेटाबेस रेफरेंस क्या करता है, जो डेटाबेस बनता है, मान लो ये मैसेज, मैसेज का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है, मान लो ये डेटाबेस है, इसका नाम है मैसेज, उसका रेफरेंस किसके पास होगा, इस डेटाबेस रेफरेंस क्लास के पास होगा। मतलब जो भी डेटाबेस बनेगा उस डेटाबेस का जो रेफरेंस होता है वो किसके पास होगा, डेटाबेस रेफरेंस के पास होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। और डेटाबेस कौन क्रिएट करता है,
डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस क्लास क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैंने देखो डेटाबेस यूज किया, गेट रेफरेंस, मैं गेट कर रहा हूँ रेफरेंस, किसका रेफरेंस गेट कर रहा हूँ, डेटाबेस का रेफरेंस गेट कर रहा हूँ, और उसको स्टोर कहाँ करा रहा हूँ, डेटाबेस रेफरेंस में स्टोर करा रहा हूँ। तो एक तरह से डेटाबेस रेफरेंस में क्या स्टोर्ड है, उस डेटाबेस का रेफरेंस, राइट, कि मतलब पाथ कहाँ पे है वो डेटाबेस, किस जगह पे अब मैंने क्या किया, इसी डेटाबेस रेफरेंस में सेट कर दिया वैल्यू जो भी मुझे स्टोर करना है, ए बी सी डी जो भी स्टोर करना है। मैंने बोला हेलो सक्षम, राइट, मुझे ये स्टोर करना है, सिंपल, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रन करता हूँ, अभी मैं रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, राइट, जैसे ही रन किया, मैंने रन कर दिया अपने ऐप को। अब देखते हैं कि क्या फायर बेस पे ये वाली जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है या नहीं हुई है, और ये मैसेज के अंदर स्टोर होगा, है ना। चलो चल के देखते हैं। तो मेरा फायर बेस तो ये है ना, फायर बेस अकाउंट तो ये है। उप्स, एन एरर occurred in setting up Android Studio, why, क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ। ओके चलो देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या बोला था, रियल टाइम डेटाबेस, है ना। तो यहाँ पे कहीं डेटाबेस होगा, क्लाउड, देखो रियल टाइम अपडेट्स, ऑटोमेटिक फिलिंग, यहाँ पे स्टोरेज कहीं होगा, ऑथेंटिकेशन क्लाउड, रियल टाइम डेटाबेस दिख रहा है ये, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ गए, इसके ये रहा स्टोरेज, इस पे क्लिक किया, एंड यहाँ गेट स्टार्टेड, हाँ ये चीज़ मैं बोलूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टोरेज में जाएंगे। नहीं स्टोरेज नहीं, सॉरी, स्टोरेज में तो इमेज वगैरह डालते हैं ना। डेटा, यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में क्रिएट डेटाबेस करेंगे, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। और ये देखो ये दो मोड होते हैं, सिक्योरिटी रूल्स फॉर रियल टाइम डेटाबेस, स्टार्ट इन लॉक मोड, मेक योर डेटाबेस प्राइवेट बाय डाइनिंग ऑल रीड एंड राइट्स, मतलब आपको रीड एंड राइट्स की परमिशन देगा। स्टार्ट इन टेस्ट मोड, टेस्ट मोड में क्या होता है, मतलब आपको यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, देखो ये 30 डेज के लिए देगा आपको टेस्टिंग के लिए शायद। Anyone with your database reference will be able to view, edit and delete all data in your database for 30 days only, right। तो मैं देखो अगर लॉक मोड में आप ओपन करोगे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और यहाँ पे करोगे तो आपका यहाँ ट्रू आना चाहिए रीड राइट में, टेस्ट मोड में। तो मे बी मैंने किस में किया था, मैंने किस में किया था, एक काम करता हूँ, मैं इस लॉक मोड में ओपन करता हूँ, लेकिन इसको मैं ट्रू कर दूंगा, इनेबल करता हूँ, लॉक मोड इनेबल कर दिया, बट इसको मैं रूल्स में जाके, इसके रूल्स में जाके इसको ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, ट्रू, ठीक है, पब्लिश, your security rules are defined as public so anyone can still modify or delete data in your database, ठीक है। ये सिक्योरिटी बता दिया कि भाई ऐसा हो सकता है अगर आपने ट्रू कर दिया है तो, बट अभी मैं पढ़ाने के लिए केवल मैंने ट्रू किया है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रू कर दिया, एंड वापस आता हूँ मैं डेटा पे, राइट, एंड अगेन मैं फिर से अपने ऐप को रन करता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि आपका जो है कनेक्ट नहीं हुआ है,
तो क्यों कनेक्ट नहीं हुआ है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। सर जेसॉन फाइल इंपोर्ट करनी होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो हो गया, मैंने वापस से रन किया और जैसे ही मैंने लिखा तो मैसेज के अंदर क्या आ गया, हेलो सेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा डेटा स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया, सर्वर पे। किसके सर्वर पे, तो फायरबेस पे। अब मैं सपोज चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे नॉर्मली चेंज किया। अभी तो मैंने हार्ड कोड किया, अभी मैं आगे बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। राज, ठीक है, मैंने क्या किया, राज, एंड मैंने फिर से इसको रन किया, रन किया। अब देखना जैसे ही रन करता हूँ, देखना यहाँ पे चेंज होगा। रन किया, देखो चेंज हो गया। मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, रिफ्रेश तक नहीं किया, ऑटोमेटिक चेंज हुआ। इसी को रियल टाइम डेटाबेस बोलते हैं। समझ में आई बात, सर। है ना? तो सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग आज का काम इतना करोगे कि फायरबेस से कनेक्ट करोगे अपने ऐप को। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आप ये ट्राई करके देख लोगे। इसके बाद कल मैं आप लोग को एक फॉर्म क्रिएट कराऊंगा। उस फॉर्म्स के थ्रू मैं आपको डेटा, सारा डेटा कहाँ इंसर्ट कराने वाला हूँ, फायरबेस पे, उसको रिट्रीव कराने वाला हूँ। राइट, देन हम इमेज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और वैसे ज़्यादा छुट्टी हो गई थी मेरी, है ना, मैंने क्लासेस नहीं ले पाया था, बट हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको धीरे धीरे जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड जिसको भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पहले से ही आप लोग मुझे बता दो कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम करना चाहते हो, कैसे काम करना चाहते हो। ठीक है, और काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम लोग फिर प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने बैठेंगे। अभी से ही आप लोग को काम करना है, क्योंकि देखो अगर फायरबेस हम पढ़ना चालू कर दिए तो फायरबेस को यूज़ करके आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग अब प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। कोई भी एक प्रोजेक्ट आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट बनना चाहिए। हमारे ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो 15 डेज में, 15 to 20 डेज में हमारा, 15 to 20 डेज भी ज़्यादा हो गया, 15 डेज में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका जो भी मैं जितना भी बता रहा हूँ, तो आपको ओवरऑल करना क्या है, जितने भी जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है सारी चीज़ें उसमें डालो, ऐप में डालो, क्योंकि जब तक आप करोगे ना खुद से, तो और चीज़ें निकल के आएगी सामने। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अभी से ही प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो और मुझसे बताओ मुझे कि आप लोग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। और सभी लोगों को ये मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग मुझे टॉपिक्स देंगे कि सर मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अभी तक प्रिया बना रही है। राइट, प्रिया ने मुझे बताया कि प्रिया क्या बना रही है, बाकी लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो किस प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं, क्या ऐप बनाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे ऐप बताओ कि मैं इस ऐप पे काम करना चाहता हूँ, और स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो कल मुझे ऐप का नाम चाहिए कि आप किस ऐप पे काम कर रहे हो सभी लोग। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ये फेसबुक इंटीग्रेशन, सॉरी फेसबुक नहीं, ये वाला फायरबेस इंटीग्रेशन आप लोग इतना करके बस देख लेना। बहुत ही बेसिक चीज़ है, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ आप बस करके देख लेना, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सर हेलो सर। हाँ सर। जी सर, आज जैसे अपन ने डेटा इमेजेस स्टोर करना सीखा है क्या सर? किसी मतलब सर थोड़ा मैं लेट ज्वाइन करा था आज। सर इमेजेस स्टोर करना मैं आपको फायरबेस से सिखाऊंगा, और अच्छा। दूसरा मैं आपको एपीआई से सिखाऊंगा। बिकॉज बिकॉज हम डेटाबेस में अगर हम इमेज स्टोर करते हैं सर, तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो लोकल डेटाबेस है ना। यस सर। अगर हमने एसक्यूलाइट पढ़ा है तो वो लोकल डेटाबेस है। अगर हम लोकल डेटाबेस में इमेज स्टोर करेंगे तो उसकी जो साइज है ऑलरेडी हैवी होती है, और हैवी होता जाएगा, तो वो कोई सेंस नहीं निकलता। दैट्स वाई हम लोग फायरबेस से और एपीआई से सीखेंगे। सर फायर स्टोर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब रियल टाइम डेटाबेस ऑफ वो फायरबेस का जो फायर स्टोर होता है? स्टोरेज जो होता है ना, फायर स्टोर मैंने यूज नहीं किया है। एक मिनट रुक जाओ, क्या पूछा तुमने, फिर से देखना पड़ेगा। वेट अ मिनट।
फायर स्टोर कहाँ है? फायर स्टोर, स्टोर एंड सिंक योर ऐप डेटा टू ग्लोबल स्केल। नो, मैंने यूज नहीं किया कभी इस चीज को। ग्लोबल स्केल का मतलब क्या हुआ? एडिंग डेटा, सेम है यार, कुछ नहीं है ये, सेम है। क्लाउड फाइरवेज स्टोरेज डेटा एंड डॉक्यूमेंट विच आर स्टोर्ड इन कलेक्शंस। क्लाउड फाइरवेज स्टोर creates a collection and document implicitly in the first time you add data to the document. You do not need to explicitly create collections or documents. मतलब ये है कि ओवरऑल ये कलेक्शंस में, मतलब जो डेटा स्टोर करता है ना, वो कलेक्शन यूज करके करता है। जैसे देखो मैप, हैश मैप यूज करके कर रहा है, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। और जो हमारा नॉर्मल होता है उसमें हमें, लेकिन उसमें भी तो हम की वैल्यू डालते हैं यार, विदाउट की वैल्यू पेयर तो जाता ही नहीं है। कोई बात नहीं, करके देख लेंगे, है ना, अभी करके देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे भी ये फायर स्टोरेज, ये रियल टाइम डेटाबेस का मतलब यही हुआ कि जैसे अभी मैंने बोला, हमने डाला और वहां पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और स्टोरेज का मतलब इमेजेस स्टोर करने के लिए, वीडियो स्टोर करने के लिए और ऑडियो स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। और ये फायर स्टोरेज का कहने का मतलब है कि हाँ, आप ग्लोबल स्केल पे डेटा स्टोर कर सकते हो। मतलब ग्लोबल स्केल मतलब आपने बल्क में अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है ना, बल्क में मतलब 50,000 डेटा आपको एक साथ स्टोर करना है, 1 लाख एक डेटा एक साथ स्टोर करना है, एक तरह से कहना चाहिए, तो हम फायर स्टोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने कभी करा नहीं है, बट हम इसको करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। पहले ये करो फिर ये करो, सारी कोडिंग तो ऑलरेडी दी रहती है, ये देखो पूरी कोडिंग पहले से ही पड़ी हुई है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यस सर। चलो, तो कल हम लोग रियल टाइम डेटाबेस पहले पढ़ेंगे। रियल टाइम डेटाबेस में मैं आपको इंसर्ट और रीड करना सिखाऊंगा, ठीक है, कल। चलो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। सर जैसे अपना ये अपना जावा में टॉम कैट सर्वर था, लोकल हाँ सर्वर था, हाँ यहाँ सर, कोई ऐसा लोकल सर्वर है क्या नहीं सर, अपना? कोई भी सर्वर नहीं है ऐसा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसा कोई भी सर्वर बना के नहीं दिया है इन लोगों ने, हम्म। है ना। और सर जैसे अगर अपन को क्लाउड में डालना है डेटा सर तो आप वो यूज तो कर लो ना, PHP का जो आता है ना, W3 बोलता हूँ, 000 वेब होस्ट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हाँ हाँ, वो हम यूज कर सकते हैं। मैं उसमें तो बताऊंगा आपको, 000 वेब होस्ट के थ्रू ही बताऊंगा मैं आपको, ये वो सर फ्री। क्योंकि है ना कि आजकल क्लाउड पे ही लोग ज्यादा यस प्रेफर सर, कर रहे यस हैं सर, जब बिल्कुल बिल्कुल सर, और मेरे को पता है ये चीज़ कोई पढ़ाता भी नहीं है, मुझे अच्छे से पता है ये अच्छा। चीज़, मेरे को नॉलेज है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे भी किसी ने पढ़ाया नहीं था ये चीज़, मेरे को खुद ही पढ़ना पड़ा था, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि API तभी बनेगा जब आपको क्लाउड पे मतलब क्लाउड को पता होगा कि क्लाउड पे डेटा कैसे काम होता है, तभी आप API बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है सर, आखिरी में बता दीजिएगा सर इसके बारे में थोड़ा। सबसे लास्ट में सर, API मैं यस, सबसे लास्ट में बताऊंगा, है ना, सबसे लास्ट में मैं ठीक है, API पढ़ाऊंगा, ओके सर। क्योंकि मेरे को भी बैकएंड का नॉलेज इतना नहीं है, क्योंकि यस मुझे भी जब भी मैं काम करता था सर, मुझे API बना के मिलता था, मैं सिर्फ यस। लगाता था API, कभी बनाया नहीं। तो जी मुझे सर। नॉलेज है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉलेज है API कैसे बनाते हैं, लेकिन उतना उस लेवल का नॉलेज नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता है। हाँ, मतलब काम चलाने के लिए मैं आपको पढ़ा सकता हूँ कि हाँ ऐसे बनता है API, ऐसे काम होता है, ऐसे हम डेटा डाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, यस सर, है ना। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, कल मिलते हैं फिर।